Good morning, all of you. How are you? Hope you all are fine. Today, our topic is discount. डिस्काउंट क्या है? It is an allowance given by the seller of the goods out of selling price, also called list price or catalog price, or a reduction for making prompt payment. डिस्काउंट वो चीज़ है जो सेलर के द्वारा गुड्स को सेल करने पर परचेज़र को दी जाती है, या तो कैटलॉग प्राइस पे, लिस्ट प्राइस पे, या फिर प्रॉम्प्ट पेमेंट पाने के लिए, जल्दी से क्विकली पेमेंट लेने के लिए कुछ डिडक्शन दे दी जाती है, उसको हम कहते हैं डिस्काउंट। डिस्काउंट के 2 टाइप्स हैं, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। सिंपल अगर मैं दूसरे वर्ड्स में कहूँ तो ये कह सकती हूँ कि ट्रेड डिस्काउंट जो है, जब किसी पर्सन को, जो कोई परचेज कर रहा है, परचेज़र को जितनी अमाउंट बनती है उससे कम पे करनी पड़ रही है, तो जो मात्रा कम पे करनी पड़ रही है, जितनी अमाउंट कम पे करनी पड़ रही है, वो हमारा डिस्काउंट कहलाएगा। अब डिस्काउंट के टाइप्स हैं, एक ट्रेड डिस्काउंट और एक कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट वो डिस्काउंट है जो बल्क में, लार्ज क्वांटिटी में सेल करने के पर्पज़ से और सामने वाले पर्सन को, परचेज़र को ज़्यादा मात्रा में परचेज़ करने के लिए, लालच देने के लिए जो डिस्काउंट दिया जाता है, वो ट्रेड डिस्काउंट है। दिस डिस्काउंट इज अलाउड बाय होलसेलर और मैन्युफैक्चरर टू द रिटेलर एट ए फिक्स प्राइस परसेंटेज ऑन द लिस्ट प्राइस ऑफ द गुड्स के लिस्ट प्राइस पर एक फिक्स परसेंटेज रिटेलर को दी जाती है। किसके द्वारा? होलसेलर और मैन्युफैक्चरर के द्वारा। क्यों दी जाती है? कि वो ज़्यादा मात्रा में डिस्काउंट मिलेगा तो कोई ज़्यादा मात्रा में परचेज कर लेगा। इट इज़ अलाउड व्हेन गुड्स आर परचेज इन बल्क, लार्ज क्वांटिटी। This discount is allowed both on credit as well as cash transaction since it is related to the purchase and not to the payment. ये जो डिस्काउंट है, चाहे आप उधार में परचेज़ करें, चाहे आप कैश में परचेज़ करें, बस मेन मकसद ये है कि उसको ज़्यादा मात्रा में बेचना है। ये मकसद नहीं है कि कैश में सेल करना है या क्रेडिट में। किसी भी तरह से बस आप परचेज़ कर लीजिए और ज़्यादा मात्रा में परचेज़ करेंगे तो आपको ये डिस्काउंट दे दिया जाएगा। तो यही चीज़ कि पेमेंट की बात यहाँ नहीं आती है, सिर्फ परचेज़ की अमाउंट कितनी है, कितनी मात्रा में आप खरीद रहे हैं, उसकी बात आती है। नो सेपरेट एंट्री इज़ पास्ड फॉर द ट्रेड डिस्काउंट। इसके लिए कोई भी स्पेशल एंट्री जो है वो नहीं की जाती है, क्योंकि इसको हम बुक्स में नहीं दिखाते हैं। यहाँ पर जो ट्रेडर है वो क्या करता है, लिस्ट प्राइस पर एक परसेंटेज, जो फिक्स परसेंटेज है वो दे देता है, और इनवॉइस में डिडक्ट करके ज़रूर हम दिखाएंगे। इनवॉइस क्या? बिल। जो भी बिल आपने बनवाया था अपने लिए, तो वो मान लीजिए आपका 10,000 रुपये की गुड्स हो गई और 20% आपको डिस्काउंट मिल गया, तो 10,000 का 20% क्या हुआ? 2,000। तो 2,000 आपको लेस करके मीन्स 8,000 जो है पे करने होंगे। तो यहीं पर वही कि लिस्ट प्राइस पर एक फ़िक्स परसेंटेज के से ये डिस्काउंट दिया जाता है, लेकिन इसमें जर्नल एंट्री कोई स्पेशल नहीं होगी। किस में होएगा? इनवॉइस में ही, जो बिल बना है उसी में ही डिडक्ट करके दिखा दिया जाएगा। नेक्स्ट हमारा है, इसी में ही आप देख सकते हैं, यहाँ एंट्री करके दिखा रहे हैं कि यहाँ जो एग्ज़ाम्पल दिया है कि 1 लाख रुपीज़ की गुड्स हैं, 20% ट्रेड डिस्काउंट है, तो एंट्री क्या पास हुई? हमने सिंपल जो एंट्री हम करते हैं सेल करने पर कि कैश आया और सेल हो गई, तो कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि डेबिट वट कम्स इन का रूल यूज़ होता है। और सेल जो है इनकम है, हमारा पैसा सेल करने पर आता है, तो सेल हमारी इनकम है, और गुड्स जो है वो जा रही हैं, तो गुड्स के लिए हम सेल वर्ड ही यूज़ करते हैं। अगर जाएंगी तो सेल कर रहे हैं, तो गुड्स जाएंगी तो सेल वर्ड यूज़ होगा
और परचेज़ करते हैं तो आप परचेज़ वर्ड यूज़ करते हैं। ये तो सबको क्लियर होगा ही। तो यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं कि 80,000 रुपीज़ से सीधा कर दिया, कहीं पर डिस्काउंट का नाम नहीं है। हाँ, नरेशन में ज़रूर होगा। नरेशन क्या, जो उसके नीचे लिखा होता है, और इनवॉइस में से जो है ये डिडक्ट करके दिया जाता है। उसके बाद जो हमारी बात आती है वो ये कि कैश डिस्काउंट क्या है। अब आप देख सकते हैं कैश डिस्काउंट ऐसा डिस्काउंट है जो कि जल्दी पेमेंट के लिए। अब कुछ पर्सन होते हैं कि पेमेंट जो है जल्दी से देते नहीं हैं, तो उन पर्सन्स के लिए क्या है, ये डिस्काउंट जो है वो दिया जाता है कि कस्टमर से क्विकली पेमेंट लाने के लिए, पाने के लिए जो है ये डिस्काउंट दिया जाता है, ताकि पर्सन जो है आज अगर उसको पे करना पड़े 10,000 करना पड़ेगा, ठीक है, नहीं अगर वो कुछ टाइम बाद करता है तो उसको 12,000 पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पर 2,000 रुपीज़ का उसको जो है डिस्काउंट दिया जा रहा है कि वो जल्दी से जल्दी पेमेंट कर दे। तो हर कोई सोचता है कि डिस्काउंट मिले तो हम क्या करें, जल्दी से पेमेंट कर दें। पेमेंट तो आज भी करनी है और अगर बाद में करेंगे तो ज़्यादा करनी पड़ेगी। तो हर कोई कहता है कि इस डिस्काउंट के प्रलोभन में, या हम कह सकते हैं इस डिस्काउंट के लालच में जो है आकर लोग पेमेंट जल्दी कर देते हैं। तो ये डिस्काउंट जो है वो सिर्फ कैश पेमेंट पर ही दिया जाएगा। जो पर्सन कैश में पे करेंगे उन्हीं के लिए दिया जाएगा। अब देखो ट्रेड डिस्काउंट में क्या था कि कैश पेमेंट और क्रेडिट दोनों पर ही दिया जाता है। उसमें उसका मेन मकसद क्या था, उसका मेन पर्पज़ क्या था कि ज़्यादा मात्रा में सेल करना। लेकिन इसका क्या है, जो भी सेल करेंगे कैश में सेल करेंगे, जो कैश में ले जाएगा उसको डिस्काउंट दे दिया जाएगा, जो कैश में नहीं करेगा पेमेंट उसको डिस्काउंट नहीं दिया जाएगा। तो दिस डिस्काउंट इज अलाउड टू द कस्टमर फॉर मेकिंग प्रॉम्प्ट और अर्ली पेमेंट। इन अदर वर्ड्स, कैश डिस्काउंट इज अलाउड ओनली इफ द कस्टमर मेक द पेमेंट विद इन ए फिक्स पीरियड। एक टाइम पीरियड दे दिया जाता है कि 15 दिन के अंदर, 7 दिन के अंदर या 10 दिन के अंदर जो है पेमेंट अगर दे देंगे तो आपको इतना डिस्काउंट हम दे देंगे। तो ये डिस्काउंट जो है कस्टमर को मोटिवेट करने के लिए, जल्दी पेमेंट पाने के लिए किया जाता है। As the discount is allowed at the time of making payment, so the entry for cash discount is recorded along with the entry for payment. इसमें जो है जैसे हम कह सकते हैं कि ट्रेड डिस्काउंट में हमने कोई एंट्री नहीं की थी ना, लेकिन यहाँ पर हम इसमें जो है एंट्री करते हैं, क्योंकि ये डिस्काउंट जो है हमारा एक्सपेंस माना जाता है। इसको हम नॉमिनल अकाउंट की तरह ट्रीट करते हैं। तो डेबिट में वो चीज़ें आती हैं, डेबिट द ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट द ऑल इनकम एंड गेंस। ये नॉमिनल अकाउंट का रूल है। तो नॉमिनल अकाउंट के रूल के अकॉर्डिंग जब हम डिस्काउंट देते हैं तो हमारे एक्सपेंस होते हैं, तो डेबिट में हमारा डिस्काउंट देना होगा। तो डिस्काउंट अलाउड डेबिट, ये एंट्री बनेगी। किसको दिया, मोहन को दिया, शाम को दिया, जो भी वो आप नेम भी लिख देंगे। अगर डिस्काउंट रिसीव होता है तो क्या आएगा, क्रेडिट द ऑल इनकम एंड गेंस। आपको डिस्काउंट रिसीव हुआ, पहले आपको 15,000 रुपये पेमेंट करनी थी, अब आपको 10,000 रुपये करनी पड़ी है, 5,000 रुपये का डिस्काउंट मिल गया तो आपको इनकम हो गई, तो इस वजह से गेन हो गया। तो उस वजह से हम क्या करते हैं, क्रेडिट कर देते हैं डिस्काउंट रिसीव्ड को, क्योंकि डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम माना जाता है, डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंसेस। नेक्स्ट देख सकते हैं आप इसी में ही डिफरेंस क्या है ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट में। ट्रेड डिस्काउंट क्या है, इसका मीनिंग देखेंगे। ट्रेड डिस्काउंट इज अलाउड बाय ए होलसेलर और मैन्युफैक्चरर टू द रिटेलर एट ए फिक्स परसेंटेज ऑन द लिस्ट प्रिंटेड प्राइस। जो लिस्ट प्राइस है, प्रिंटेड प्राइस है, उसी के ऊपर एक फिक्स परसेंटेज के अकॉर्डिंग दिया जाता है। किसको दिया जाता है, रिटेलर को दिया जाता है। कौन देता है, होलसेलर और मैन्युफैक्चरर देता है। कैश डिस्काउंट क्या है, कैश डिस्काउंट इज अलाउड इफ द कस्टमर मेक द पेमेंट इमीडिएटली और विद इन ए फिक्स पीरियड। जल्दी से जल्दी पेमेंट पाने के लिए, ये एक फिक्स पीरियड के अंदर पेमेंट पाने के लिए ये डिस्काउंट कस्टमर को दिया जाता है। किसी के द्वारा भी दिया जा सकता है, इसमें कोई ये नहीं है कि होलसेलर देगा, रिटेलर भी दे सकता है। सेकंड हमारा है व्हेन अलाउड, कब दिया जाता है, एक स्पेसिफाइड क्वांटिटी में परचेज करने पर दिया जाता है। इसमें कब दिया जाता है, हम ये कह सकते हैं कि कैश डिस्काउंट तब दिया जाता है जब पर्सन एक स्पेसिफिक पीरियड में या डेट के अंदर पेमेंट कर देता है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं ऑब्जेक्ट, जनरली इट इज़ अलाउड टू द रिटेलर टू इनेबल देम टू मेक सम प्रॉफिट इवन इफ दे सेल गुड्स एट देयर कैटलॉग प्राइस। इसमें ये तभी अलाउ किया जाता है रिटेलर्स को कि वो
जल्दी से मतलब ज़्यादा मात्रा में प्राइस परचेज़ करेंगे तो ज़्यादा मात्रा में परचेज़ करने पर उनको गुड्स सस्ती मिल जाती हैं और वो रिटेलर जो होते हैं वो जो है सेम रेट पर कस्टमर को बेच सकते हैं, तो उस टाइम पर उनको इससे प्रॉफिट हो जाता है। और मेन बात क्या है कि ज़्यादा मात्रा में सेल करके जल्दी से जल्दी गुड्स और स्टॉक जो है क्लियर करने की वे है। और यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये क्या है, किस लिए, क्विकली पेमेंट पाने के लिए किया जाता है। इसमें भी क्या है, क्विकली पेमेंट पाने के लिए पर्सन जो है डिस्काउंट ले लेगा, लेकिन सेम रेट पर जो है वो टोटल जो अमाउंट थी उसकी रेट पर ही वो कस्टमर को सेल कर देता है कुछ प्रॉफिट ऐड करके, तो उसमें भी लार्ज उसको प्रॉफिट पर्सन को हो जाता है, ज़्यादा अमाउंट में प्रॉफिट हो जाता है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं 5th पॉइंट हमारा है डिडक्शन फ्रॉम इनवॉइस। इट इज़ डिडक्टेड फ्रॉम द इनवॉइस। ये जो है आपका इनवॉइस में से डिडक्ट करके दिखाया जाता है। ट्रेड डिस्काउंट जो है वो इनवॉइस में से डिडक्ट करके दिखाया जाता है, लेकिन ये डिडक्ट करके नहीं दिखाया जाता है। अगर आप सिंपली समझें तो इसको हम ट्रेड डिस्काउंट को हम जर्नल में एंट्री नहीं करते हैं, सिर्फ इनवॉइस में करके दिखा दिया आपने, बिल में कम करके दिखा दिया। लेकिन इसको कैश डिस्काउंट को आप जर्नल में एंट्री करते हैं, बिल में कम करके नहीं दिखाते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं समटाइम ए कस्टमर इज अलाउड बोथ द डिस्काउंट। कई बार ऐसा होता है कि पर्सन जो है वो जल्दी पेमेंट भी कर रहा है और ज़्यादा मात्रा में भी परचेज कर रहा है, तो उसको दोनों ही डिस्काउंट दिए जाते हैं, ट्रेड डिस्काउंट भी और कैश डिस्काउंट भी। जब ट्रेड डिस्काउंट दिया गया है तो सबसे पहले ट्रेड डिस्काउंट लगेगा, ऐसा नहीं कि कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट तो बाद में लगेगा, ट्रेड डिस्काउंट डिडक्ट होने के बाद जो है कैश डिस्काउंट लगता है बैलेंस अमाउंट पर। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि एक ट्रेडर है जो कि लिस्ट प्राइस है उसका गुड्स का 20,000 का 10% ट्रेड डिस्काउंट और 2% कैश डिस्काउंट उसको दिया जा रहा है। तो लिस्ट प्राइस 20,000, ट्रेड डिस्काउंट 10% इनवॉइस में से कम करने के बाद हमारा बनेगा 18,000। अब 18,000 उसकी पेमेंट है, उसके ऊपर ही हम कैलकुलेट करेंगे कैश डिस्काउंट। 18,000 का 2% 360, तो हमारी अमाउंट आ जाएगी 17,640। देख सकते हैं आप। नेक्स्ट टॉपिक इसमें हमारा जो नेक्स्ट है वो आप देखेंगे कि एडवांटेजेस क्या हैं ट्रेड डिस्काउंट देने की। एडवांटेज क्या है रिटेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से और होलसेलर और मैन्युफैक्चरर के पॉइंट ऑफ व्यू से। रिटेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखें तो जो पर्सन परचेज कर रहा है उसको कॉस्ट पहले से कम मिल रही है, मतलब कि कोई 10,000 रुपये के गुड्स है तो पहले उसको 12,000 की मिलती है, आज 10,000 रुपये में मिल रही है। तो इस तरीके से वो जब सेल करेगा तो उसका मार्जिन ऑफ प्रॉफिट जो है वो बढ़ जाता है। इट इनेबल द रिटेलर टू मेक सम प्रॉफिट इवन इफ द सेल द गुड्स एट देयर कैटलॉग प्राइस। अगर वो कैटलॉग प्राइस पर भी बेचता है ना तब भी उसको कुछ ना कुछ तो प्रॉफिट हो ही रहा है। कई बार ऐसे चांस होते हैं कि हमको रिटेलर जो है को कैटलॉग प्राइस पर सेम लिस्ट प्राइस पर ही सेल करना पड़ सकता है, प्रॉफिट ऐड नहीं करना पड़े तो भी उसको कुछ प्रॉफिट मिल रहा है क्योंकि उसने ज़्यादा मात्रा में खरीद कर प्रॉफिट कमा लिया। उसके बाद बात आती है होलसेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से या मैन्युफैक्चरर के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब बात हो रही है ट्रेड डिस्काउंट की, तो ट्रेड डिस्काउंट में ज़्यादा मात्रा में जब सेल किया जाएगा तो उनकी सेल जो है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। सेकेंड है जब सेल इंक्रीज़ हो रही है तो मार्केट में कंपटीशन जो है उसमें भी क्या है पर्सन आगे रहेगा, कंपटीशन को फेस कर पाएगा। थर्ड पॉइंट हमारा है डिफरेंट प्राइस कैन बी चार्ज फ्रॉम रेगुलर कस्टमर एंड ओकेजनल कस्टमर सिंपली बाय अल्टरिंग द रेट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट। यहाँ पर जो बात है क्या कि डिफरेंट प्राइस कैन बी चार्ज, अलग अलग कस्टमर से हम अलग अलग प्राइस ले सकते हैं। जो हमारे रेगुलर कस्टमर हैं, स्पेशल कस्टमर हैं या कोई कभी कभार आने वाला है तो हम उनसे ट्रेड डिस्काउंट जो है वो कम ज़्यादा कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट है चेंज इन रेट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट इज़ एन ईजी मेथड टू मेक चेंज इन प्राइस विदाउट रीप्रिंटिंग ऑफ कैटलॉग। रेट ऑफ डिस्काउंट जो है वो हम इजी मेथड है क्योंकि एक फिक्स प्राइस जो है कैटलॉग पर लगा देते हैं। तो कैटलॉग को हम विदाउट रीप्रिंट कराए
जो है वो प्राइस जो है हम पर्सन रेट में चेंज करके डिफरेंट डिफरेंट टाइम के अकॉर्डिंग डिफरेंट डिफरेंट डिस्काउंट जो है वो अलो कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा एडवांटेज ऑफ कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट के एडवांटेज देखेंगे सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो सेल करने वाला है। देखो यहाँ पर जब पर्सन ने मेन मकसद ही क्या है, उसका मेन पर्पज़ क्या है इसको देने का, कि कैश डिस्काउंट देने का मेन पर्पज़ ये है कि कैश जो है वो जल्दी से रिसीव हो जाता है, प्रॉम्प्ट पेमेंट जो है कस्टमर कर देता है, तो यहाँ पर अमाउंट जो है वो जल्दी से रिसीव हो जाती है। बैड डेट्स मतलब कि पैसा डूबने का डर नहीं रहता है। साथ ही साथ हमारे बिजनेस में जब कैश आता रहता है तो हम आगे के लिए कैश का यूज़ कर सकते हैं। हमको कहीं से उधार लेने की ज़रूरत नहीं है। हम अपने बिजनेस चलाने के लिए हमारा जो कैश है वो अगर कैश पेमेंट होती रहे तो क्या जल्दी जल्दी कैश आता रहेगा और हम अपने काम कर सकते हैं। साथ ही साथ जब कैश पेमेंट हो गई तो क्रेडिटर है, डेटर्स है ही नहीं, उधार लेने वाले हैं ही नहीं, तो क्लर्क जो हिसाब किताब करते हैं कि उससे इतना पैसा लेना है, उसको इतना देना है, तो वो काम जो है वो कम हो जाता है, क्योंकि जितने डेटर कम होंगे उतना काम भी, अकाउंट वर्क भी कम हो जाएगा। तो इसी पॉइंट ऑफ व्यू से हम कहते हैं कि कैश डिस्काउंट का सेलर के लिए एडवांटेज है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं बायर के लिए क्या एडवांटेज है। द अर्लियर द बायर पे द हायर ही अर्न इन कैश डिस्काउंट। पर्सन को जो सामने वाला परचेज करने वाला है, अगर वो बाद में पेमेंट करता है तो उसको ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे, आज पेमेंट कर रहा है तो कम पैसे देने पड़ रहे हैं, तो वो कुछ कमा ही रहा है। साथ ही साथ ये भी कह सकते हैं कि ए बायर हु अर्न हायर कैश डिस्काउंट कैन सेल द गुड्स टू हिज कस्टमर एट लोअर रेट्स। जो पर्सन परचेज करते टाइम उसको कैश डिस्काउंट मिल गया है तो वो सेम प्राइस पर भी अगर दे देता है तो भी क्या है, वो कुछ ना कुछ प्रॉफिट अर्न कर रहा होता है। साथ ही साथ रेपुटेशन जो है, अर्ली पेमेंट करने वाले पर्सन की रेपुटेशन, गुडविल जो है वो अच्छी होती है, क्योंकि हर कोई पर्सन ऐसे पर्सन से बिजनेस करना चाहता है जो पेमेंट जो है जल्दी जल्दी दे देते हैं, तो गुडविल जो है वो इंक्रीज होती है। नेक्स्ट हमारा है रिबेट। रिबेट क्या है, देखने में सेम ही लगता है। इट इज़ ऑल्सो ए रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ गुड्स सोल्ड अलाउड बाय द सेलर। इट इज़ अलाउड फॉर द रीज़न अदर देन फॉर विच स्टेट डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट आर अलाउड। ये जो है वैल्यू ऑफ गुड्स सोल्ड जो भी सेलर के द्वारा सेल की जा रही है उस पर अलाउ किया जाता है, जैसे ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट किया जाता है। लेकिन इसका थोड़ा अलग है, जैसे कि कह रहे हैं फॉर एग्जांपल रिबेट इज यूजुअली अलाउड फॉर इन्फीरियर क्वालिटी ऑफ गुड्स sold or goods being not as per specification. As such, it is different from trade discount and cash discount. Trade discount is usually allowed by the seller on higher volume of goods purchased by the purchaser, and cash discount is allowed on prompt payment. अब आपने देखा कि ट्रेड डिस्काउंट जो है वो ज़्यादा मात्रा में परचेज करने की बात थी, कैश डिस्काउंट है वो क्विकली पेमेंट पाने की बात थी। लेकिन जो रिबेट है ना वो क्या है कि इन्फीरियर मतलब थोड़ी घटिया क्वालिटी की गुड्स को निकालने के लिए या उनको सेल करने के लिए जो है छूट दे दी जाती है, उसको हम कहते हैं रिबेट। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या रहेगा इसका, usually no separate entry is passed for rebate because it reduces the sale value of goods just like trade discount. ये क्या है, वही सेल प्राइस में से कुछ कम करके दिखा दिया जाता है, इनवॉइस में ही इसकी कोई भी जर्नल एंट्री नहीं होती है, जैसे कि ट्रेड डिस्काउंट की नहीं होती है। पर इसमें ये भी बात है कि अगर ये जो है सेल करने के तो इसमें ये भी बात रहती है कि अगर पर्सन जो है वो रिबेट तब दे रहा है जब वो बुक्स में एंट्री सेल की कर चुका, उसके बाद अगर देखो पहले डिस्काउंट देने की या रिबेट देने की जो बात थी वो नहीं थी, रिबेट देने की पहले बात नहीं थी, तो क्या हुआ उसने सेल की एंट्री कर दी, सेल की एंट्री कर दी बुक्स में, मतलब एंट्री कर दी कि ये पर्सन डेबिट टू सेल, राम डेबिट टू सेल। अब राम के नाम पर डेबिट हो गई अमाउंट और सेल की अमाउंट भी उसने लिख दी बिना रिबेट काटे, लेकिन बाद में डिसाइड हो गया कि रिबेट जो है वो देनी है, तो क्या होगा तब हम उस केस में हम एक एंट्री पास कर देंगे क्योंकि हमारी अमाउंट जो है वो कम हो जाती है। तो यहाँ पर एंट्री क्या हो जाएगी, रिबेट अलाउ करेंगे क्योंकि एक्सपेंस
डेबिट होते हैं, और जिस राम है राम को क्रेडिट कर देंगे। तो रिबेट अलाउड डेबिट टू राम, तो ये एंट्री तब हम कर सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ गिवन भी है कि पहला नंबर तो हमने कोई एंट्री नहीं करनी होती है अगर आपने शुरू से ही बात कर रही है कि डिस्काउंट देने, रिबेट देने की, तो कोई भी एंट्री पास नहीं करते हैं जैसे ट्रेड डिस्काउंट में। लेकिन यहाँ क्लियरली बोला है कि अब अगर आफ्टर द एंट्री ऑफ फॉर सेल ऑफ गुड्स हैज़ ऑलरेडी बीन पास्ड, अगर ये अलाउड रिबेट जो है वो बाद में डिसाइड हुआ है देना, तो क्या होगा, हम बाद में ये एंट्री कर देंगे। और ये तो बात करेगा सेलर, परचेजर क्या करेगा, उसको रिबेट मिली है, रिसीव हुई है, तो उसके लिए तो इनकम हुई है। किससे मिली है, जो पर्सन है सेल करने वाला उससे। उसके बाद हमारा है कंपाउंड जर्नल एंट्रीज। कंपाउंड जर्नल एंट्री क्या होती है, कंपाउंड का मतलब है मिश्रण, मीन्स किसी दो या दो से ज़्यादा चीज़ों का मिलाकर बनाया गया। तो सेम यहाँ पर भी जब जर्नल एंट्री की बात कर रहे हैं हम, तो वहाँ पर क्या है, एक से ज़्यादा एंट्री जब हो रही हो एक ही एंट्री के अंदर, तो उसको हम कंपाउंड एंट्री कहते हैं। अब कंपाउंड एंट्री में एक डेबिट दो क्रेडिट, या दो डेबिट एक क्रेडिट, या दो डेबिट और दो ही क्रेडिट, या दो से ज़्यादा, जितने भी हो सकते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं, जब टू और मोर ट्रांजेक्शन रिलेटिंग टू वन पर्टिकुलर अकाउंट टेक प्लेस ऑन द सेम डेट, एक सेम डेट पर पर्टिकुलर अकाउंट में, मतलब एक ही अकाउंट की बात हो रही है, उसी से रिलेटेड दो या दो से ज़्यादा ट्रांजेक्शन हो रही हैं, या कोई भी ऐसी बात हो रही है कि उसमें एंट्री जो है वो डबल या ट्रिपल करनी पड़ रही है। अब जैसे कुछ पर्सन ऐसे होते हैं कि जैसे मैंने परचेज़ किया 50,000 रुपये का माल, 20,000 रुपये मैंने कैश से दे दिए, 30,000 रुपये मैंने चेक से दे दिए। अब बोलो बैंक से पैसा गया मेरा, कैश से भी गया, तो बैंक भी क्रेडिट हो जाएगा, कैश भी क्रेडिट हो जाएगा, और जो परचेज़ किया वो डेबिट हो जाएगा। अब देखो दो या दो से ज़्यादा, यहाँ पर इस केस में क्या हो रहा है, दो या दो से ज़्यादा जो है मेरे क्रेडिट हो रहे हैं, क्योंकि मैंने कहा मैंने परचेज़ किया 50,000 रुपये का माल, तो मैं परचेज़ करती हूँ तो परचेज़ अकाउंट डेबिट। किससे किया मैंने, 50,000 रुपये का माल, 30,000 रुपये कैश से, 20,000 रुपये बैंक से, तो टू बैंक और टू कैश, क्योंकि बैंक से भी पैसा गया कैश से भी गया, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, इस एंट्री को हम कंपाउंड एंट्री कहेंगे, क्योंकि एक डेबिट, परचेज एक डेबिट था, एक से ज़्यादा क्रेडिट, दो या दो से ज़्यादा जितने भी हो सकते हैं, तो दो बैंक भी हो गया कैश भी हो गया, तो यहाँ पर इस एंट्री को हम कंपाउंड एंट्री कहते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं आप एग्जांपल में कि 50,000 रुपये पे किए सैलरी के और 20,000 रुपये पे किए रेंट से, तो आपने क्या करा, सेम टाइम पर आपने सैलरी भी दे दी, रेंट भी दे दिया, तो कैश तो गया कितने से, 70,000 रुपये से। तो ये जो है एंट्री हमारी हो रही है कंपाउंड एंट्री। आज इतना ही करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम नेक्स्ट कंसेप्ट को। थैंक यू, बाय बाय।